क्या बातें की थी स्टैक मेमोरी के हवाले से। बातें की थी कि असेंबली में एक स्टैक मेमोरी भी चल रही होती है जनाब, और जिसमें पुश और पॉप हम वैल्यू अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक भेज रहे होते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल थी जो कि लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे। तो उसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए आज की जो हमारे पास लैब है प्रोसीजर्स की, उसको देखेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी लैब है। और देन फिर इतने में हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी कोई सवालात नहीं कर रहा। सवालात जो भी होंगे वो आप लोगों के डायरेक्ट सेकंड सेशन में होंगे, और जो कि 2:15 स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल डिक्लेयर किया। पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास ये है कि जनाब 3 यूज़र से इनपुट लेंगे और तीनों में फाइंड आउट करेंगे कि विच नंबर इज़ ग्रेटर, यानी लार्जेस्ट नंबर क्या है। आइदर यूज़र फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट डे, सेकंड नंबर लार्जेस्ट डे, या थर्ड नंबर लार्जेस्ट डे। तो वो हमें नंबर बताए कि जो यूज़र ने इनपुट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में से, उनमें से जनाब लार्जेस्ट नंबर क्या है। राइट। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार हमारे पास क्या है वो देखें स्टेप बाय स्टेप। अपनी इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम में क्या प्रिंट होना चाहिए। प्रोग्राम में जनाब हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कि इंटर द फर्स्ट नंबर। अब क्योंकि ये बाइट है, तो आप बाइट को क्या करते हैं, ये डाटा है मूव EDX में, इसका ऑफसेट पास करवा देते हैं किसका, मैसेज नंबर 1 का। और सीधा सीधा यहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये मैसेज प्रिंट हो गया। मैसेज प्रिंट होने के बाद आप चाह रहे हैं कि भाई उसी लाइन में यूज़र से इनपुट लें, तो कॉल CRLF की स्टेटमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लें कॉल रीड इंटीजर। अच्छा, अब ये बात भी हुई थी कि जनाब कॉल रीड इंटीजर क्या साइन वैल्यू इनपुट लेता है या अनसाइन वैल्यू। तो जनाब ये साइन वैल्यू होता है, क्योंकि इंटीजर में प्लस मेंशन होता है। वो वैल्यू जिसमें चाहे प्लस ही मेंशन क्यों ना हो, लेकिन साइन मेंशन हो। माइनस तो मेंशन होता ही है ना, लेकिन प्लस के लिए ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर जिस वैल्यू पे प्लस मेंशन होगा तो दैट वैल्यू इज द साइन वैल्यू। राइट। तो आप यहाँ पर तीनों जगह एस डी वर्ड प्रोवाइड कर लो। ठीक है, वेरिएबल में। अब हमें क्योंकि 3 दफ़ा यूज़र इनपुट लेना है, तो जब भी यूज़र इनपुट लेते हैं जनाब वो डायरेक्ट EAX रजिस्टर में जाता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि 3 दफ़ा अलग अलग यूज़र इनपुट लेना है, तो हमने अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद EAX की वैल्यू जनाब क्या हो जाएगी, EAX की वैल्यू हो जाएगी जो भी यूज़र इनपुट करे। पहला इनपुट यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट नंबर 1 जो EAX में जाएगा। हमने मूव करवा लिया, मूव V1 के अंदर EAX। तो अब पहला यूज़र इनपुट जनाब यहाँ पे आ गया। अब यूज़र इनपुट आ जाए तो अगली लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए, कॉल CRLF, फिर दोबारा से मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज नंबर 2, और यहाँ पर आप उसको आप यहाँ पर उसको क्या करें, कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है। फिर अगला यूज़र इनपुट ले लेंगे, कॉल रीड इंटीजर, जो कि डायरेक्ट इसमें जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एज अ कमेंट के तौर पर पेश करेंगे। इनपुट नंबर 2 EAX। सही है। अब क्या होगा, अब इसको भी दोबारा मूव करेंगे V2 वेरिएबल के अंदर कॉमा EAX। अब ये दूसरा इनपुट भी वेरिएबल 2 के अंदर हमने सेव करवा लिया। इसी तरीके से यही वाला काम हमें थर्ड टाइम करना है इनपुट नंबर 3 के लिए। तो मैं यहाँ पर मैसेज नंबर 3 कर दूंगा,
और यहाँ पर वेरिएबल 3 कर दूँ, और इस कमेंट में भी। भाई यहाँ तक के मामला क्लियर हैं। बस ये 3 इनपुट लिए और तीनों इनपुट को लेबल के साथ और वेरिएबल में हमने क्या किया है, स्टोर करवाया। अब मुझे बताइए कि इनपुट नंबर 1 कहाँ पे मौजूद है? जो यूजर से पहला इनपुट आया था वो कहाँ अभी सेव है? तो वेरिएबल 1 में, वेरिएबल नंबर 1 में, राइट। तो आप दोबारा से क्या करो कि मूव EAX में हमने वेरिएबल 1 को वापस उठाया और कंपेयर किया। सही है। कंपेयर किसके साथ करेंगे? कंपेयर के लिए यहाँ पर EAX हमारे पास V1 है, यानी V1 को V2 के साथ कंपेयर करें। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करवा रहे हैं कि आइदर बोथ नंबर आर इक्वल और नॉट, या इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, या जो भी। अब यहाँ पर हम कौन सा जंप लगाएंगे ये हमें डिसाइड करना है। तो हमने जनाब कहा कि CMP EAX V2। अब क्योंकि हम लोग साइन वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनाब JG, ये कौन से जंप है, कौन बताएगा? जंप ग्रेटर। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो यही है ना कि हम पहले इनपुट को दूसरे इनपुट से कंपैरिजन करवा रहे हैं और ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या पहला इनपुट दूसरे इनपुट से ग्रेटर है या नहीं। तो हमने JG का जंप इस्तेमाल किया और उसके बाद हम यहाँ पर एक जो है वो लेबल इस्तेमाल करेंगे। चेक अगेन के नाम से हमने एक लेबल बना लिया। अब ये लेबल बनाया कहाँ है? हम यहाँ पर इस लेबल को बनाएंगे चेक अगेन के नाम से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है जनाब, और वो ये करना है कि हमें कंपेयर करवाना है अब इसको CMP EAX की वैल्यू को V3 के साथ। क्योंकि देखो पहले तो ये भी पहला इनपुट जो है वो दूसरे इनपुट के साथ टेस्ट होगा ना, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसी लेवल में पहले इनपुट को तीसरे इनपुट के साथ, यानी अभी जो हमने जितनी भी कंडीशन दे रहे हैं, चाहे वो ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, वो पहले इनपुट को टेस्ट करवा रहे हैं तमाम इनपुट्स के साथ। ऐसा ही है ना भाई। तो अब यहाँ पर चेक अगेन में हमने कंपैरिजन करवा दिया, देन उसके बाद दोबारा से JG का हमने जंप यूज़ किया, कंडीशनल जंप। और यहाँ पर डिस्प्ले का एक लेबल अब मैं नीचे दोबारा बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले का एक लेबल बना दिया। अब डिस्प्ले के लेवल में क्या होगा? डिस्प्ले के लेवल में हमने कहा कि भाई मूव EDX ऑफसेट मैसेज नंबर 4। मैसेज नंबर 4 क्या था? क्योंकि डिस्प्ले का तो लेवल डिस्प्ले करवाएगा ना कि फाइनली डिसीजन कि आइदर विच नंबर इज, लेकिन अभी हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जो हमने जितने भी कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन दी हैं वो क्या दी हैं, उससे पहले इनपुट को बाकी दोनों इनपुट के साथ कंपेयर किया है और डिसाइड किया है कि क्या पहला इनपुट दोनों इनपुट से ग्रेटर है। लेकिन हमारा टास्क तो ये नहीं था, टास्क तो ये है जनाब कि हमें तीनों वैल्यूओं के दरमियान कंपैरिजन करवाना है आपस में और डिसाइड करना है कि आइदर विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डिस्प्ले के अंदर हमने यहाँ पर मैसेज इसका ऑफसेट पास करवा दिया, देन उसके बाद इसको कॉल राइट स्ट्रिंग कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी नंबर EAX में होगा वो आ जाए यहाँ पर प्रिंट हो जाए, कॉल राइट डेसिमल देन कॉल CRLF। अब क्लास हमें मैंने फिर आप बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो कंडीशन दी हैं, कंपैरिजन किया है, वो सिर्फ पहले इनपुट को बाकी दो इनपुट के साथ कंपेयर किया है। हमें जनाब जो हमारे पास पहले कंपैरिजन हो रहा है और उसके बाद जो जंपिंग हो रही है,
अगर हो सकता है कि भाई A1 यानी पहला इनपुट जो है वो दूसरे इनपुट से ग्रेटर ना हो। अब ग्रेटर ना हो तो हमें उसके बाद की भी तो कंडीशन देनी है ना। देखो अगर EAX अगर V2 की वैल्यू यानी पहला इनपुट दूसरे इनपुट से क्या हुआ, बड़ा नहीं हुआ, तो ये वाला तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि CMP के बाद डेस्टिनेशन कंपेयर होता है इससे। और डेस्टिनेशन JG का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन अगर सोर्स से बड़ा हुआ तो ये लेवल पे जंप करेगा। अब हो सकता है कि हमने पहला इनपुट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दे दी, तो अब क्या होना चाहिए, तो अब इसके बाद होना ये चाहिए कि मूव हो जाए EAX में V2 मूव हो जाए। ये वाली कंडीशन सबको समझ में आई। और इसी तरीके से जो हमने ये वाली कंपैरिजन की थी, हो सकता है कि पहला इनपुट तीसरे इनपुट से भी छोटा हो, तो ये तो लेवल नहीं चलेगा। तो इसके बाद क्या हो जाए कि भाई मूव EAX की वैल्यू मूव कर जाए V3 में। भाई ये दो लाइनें आप लोगों को ऐड करनी है। जी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, नो इशू। तो अभी पहले यहाँ पर इसको चला के देख लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो भाई कोड में तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको चला के, कॉल CRLF, देन उसके बाद कॉल वेट मैसेज। अब जनाब हमसे यहाँ पर पहला इनपुट मांग रहा है। हमने पहला इनपुट दिया 10, दूसरा इनपुट दिया 8, तीसरा इनपुट दिया 6। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो इसका मतलब ये है कि जनाब यहाँ पर ये तीसरा इनपुट आने के बाद सीधा सीधा ये कंपैरिजन चला और जनाब ये कंपैरिजन चला, यानी ये दोनों कंपैरिजन क्या हो गए, ट्रू हो गए। अब इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो सकता है, तो यहाँ पर आप इसको रीस्टार्ट करके देख लो। अब यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 10, दूसरी वैल्यू से कंपैरिजन चलो अगर सही भी हो गया 9, तीसरी वैल्यू हम यहाँ पर बड़ी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 11 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, जबकि 11 क्या था, थर्ड नंबर था। अच्छा यहाँ पर जनाब कॉल CRLF हटा देते हैं, जब के लिख दो तो फिर यहाँ पर भी लिखो, फिर यहाँ पर भी लिखो। अब अगली कंडीशन हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं तीनों वैल्यू क्या दे दूं, यानी 11 सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद 12, देन उसके बाद 13, तो 13 इज दी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है भाई, यहाँ तक बाकी लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, मैं कोड को दोबारा से समझा देता हूँ। लॉजिक समझ में आई? ठीक है, देखें कोड को दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये तो हमने सिंपल क्या किया कि पहला इनपुट दूसरा इनपुट तीसरा इनपुट के लिए लेबल ले लिया और जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसके लिए एक मैसेज ले लिया। पहला इनपुट दूसरा इनपुट तीसरा इनपुट तीनों अलग अलग यूजर से इनपुट लेते हैं, तो हर इनपुट पे वैल्यू EAX से बात जाती है। तो हमें प्रॉब्लम होती कि जनाब EAX तीन अलग अलग वैल्यू तो स्टोर नहीं कर सकता ना अलग अलग टाइम, तो वो तो ओवरराइट कर जाती है वैल्यू। तो उसके लिए हमने वेरिएबल पहला इनपुट V1, दूसरा इनपुट V2 और तीसरा इनपुट V3 के लिए बना लिया। फिर सीधा सीधा पहली इंस्ट्रक्शन में हमने अपने पहले लेबल का ऑफसेट पास करवाया और उसको प्रिंट करवा दिया। फिर उसी लाइन में हमने यूजर्स इनपुट ले लिया, जो इनपुट नंबर 1 आएगा वो बाय डिफॉल्ट EAX में चला जाता है। ठीक है ना जी, क्या कह रही हैं CR साहब, SD वर्ड में क्यों लिया है, वर्ड में क्यों नहीं लिया? जनाब देखें, मैंने आपकी शुरू में ये बात रिपीट कर दी थी, हम लोग रीड इंटीजर कर रहे हैं, रीड डेसिमल नहीं कर रहे। SD वर्ड हम तब लेते हैं जब डबल वर्ड में कोई साइन आ जाए।
अब देखें रीड इंटीजर है ना, आप अगर राइट इंटीजर करते हो तो नंबर प्रिंट होता है विद द प्लस साइन। जिस नंबर में साइन मेंशन हो, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो साइन कहलाता है, साइन नंबर। तो उसके लिए हमने एस डी वर्ड लिया। इज इट क्लियर? अगर आप रीड डेसिमल करते तो आप यहाँ पे डी वर्ड ले लेते। ठीक है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप यहाँ पर अभी भी इसी कंडीशन में भी डी वर्ड ले लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन साइन वैल्यू प्लस में इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती, माइनस में जरूर करती है। अच्छा वेल, तो यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया। पहला जो इनपुट आएगा वो बाय डिफॉल्ट EAX में जाएगा और जनाब उसको हमने V1 में स्टोर कर लिया। फिर लाइन ब्रेक करी, फिर दूसरा लेबल प्रिंट करवाने के लिए EDX में मैसेज 2 का ऑफसेट दिया और उसके बाद जनाब इसको प्रिंट करवा लिया। फिर यूजर से दूसरा इनपुट लिया। वेरिएबल बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर पहला इनपुट अगर यहाँ पे सेव हो गया, जब दूसरा इनपुट लेने की बारी आती तो पहले इनपुट पे वैल्यू ओवरराइड कर देती, जैसे कि अब करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई वैल्यू मूव करवा दी, ठीक है, अगर आपने कोई मूव करवा दी तो EAX में वैल्यू 0 हो गई, नहीं, EAX में वैल्यू की कॉपी इसमें स्टोर हो गई। अब जब EAX में दूसरा इनपुट आएगा तो पुरानी वाली वैल्यू पे ओवरराइड करके दूसरा इनपुट आ जाएगा, कीप इन माइंड। तो जनाब उसको भी हमने V2 में स्टोर कर लिया और लाइन ब्रेक कर दी। इसी तरीके से यही वाला काम जो है वो V3 के लिए कर लिया। अब यहाँ तक का कोड में हमारे पास 3 यूजर से इनपुट आ गए। अब एक्चुअल जो हमारे पास जो काम हो रहा है जनाब वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो पहला इनपुट आया था वो V1 में था, हमने वापस उसको EAX में स्टोर करवा लिया, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर कर दिया। यानी EAX में अब हमारे पास पहला इनपुट है और दूसरा इनपुट जो आया था वो V2 में स्टोर है, वो V2 में स्टोर है। अब CMP क्या करता है, दोनों की वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करता है और डिसीजन लेता है ट्रू और फॉल्स को, यानी सब्ट्रैक्ट करता है वैल्यू को, लेकिन डेस्टिनेशन चेंज नहीं करता। जी कंडीशन भी कर रहे होते हैं जी, मैनेज, इफ एल्स कंडीशन वगैरह जो होती है हाँ हाँ, वो हम इसी कंपेयर के जी जी, जंप से मैनेज करते हैं। ये इफ एल्स ही तो है। ऐसे ही होता है। जी जी, देखिए अगर इफ का ब्लॉक अगर ट्रू एल्स होता कैसे है होगा सर? जी, हम्म एल्स ये वाली कंडीशन है ना, एल्स अगर ये जंप नहीं एल्स चला तो जनाब वो इस जंप पे नहीं जाएगा, वो ये वाली कंडीशन पे चलेगा। सही है, अच्छा सही है ठीक है। सही है। अगर देखो इफ अगर दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये जंप कर जाएगा यहाँ पर, इस इंस्ट्रक्शन को छोड़ देगा, एल्स वो फिर इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा। सही है ना, फिर कंपैरिजन होगा यहाँ पर। फिर अगर ये दोनों की वैल्यू अगर आपस में ग्रेटर है, यानी डेस्टिनेशन सोर्स अगर ग्रेटर है तो ये डिस्प्ले पे जंप करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को छोड़ देगा फिर, वरना क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को मूव करेगा फिर उसके बाद प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए कि पहला इनपुट जो है हमने वापस EAX में स्टोर करवा दिया, उसको कंपेयर किया दूसरे इनपुट के साथ और उसके बाद JG का जंप लगाया। अब कंपैरिजन होने के बाद JG तब चलेगा जब डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब यूजर कोई भी इनपुट करे व्हाटएवर, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। अगर पहला इनपुट दूसरे इनपुट के साथ अगर ग्रेटर है तो जनाब ये चेक अगेन पे चले जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर मार देगा। चेक अगेन के लेवल पे जाकर अब दोबारा से कंपेयर करेगा। पहले कंपेयर हो गया V2 के साथ, दूसरे इनपुट के साथ, फिर कंपेयर होगा पहला इनपुट तीसरे इनपुट के साथ, फिर उसके बाद चेक करेगा कि क्या पहला इनपुट तीसरे इनपुट के साथ भी ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो जनाब डायरेक्ट डिस्प्ले पे चले जाएगा और सीधा सीधा प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना, तो अब ये वाला काम करने की वजह समझ में आई। ये दो इंस्ट्रक्शन हमने एंड में क्यों लिखी थी, वो इसलिए लिखी थी क्योंकि जनाब प्रिंट करवाना है राइट डेसिमल में, और राइट डेसिमल में प्रिंट करवाने के लिए वैल्यू EAX में होना जरूरी है। अब यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करेंगे भाई, सवाल समझ में आ गया या नहीं?
अगर आप लोगों को कहा जाए कि भाई सबसे मिनिमम नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो जनाब बस आप लोगों ने कंडीशनल जंप जो है वो चेंज करना होगा, राइट। मैं ये कोड आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, अगर ज़रूरत हो तो ले लेना, अदरवाइज आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल पे। जी मैंने सही कोड आपने शेयर किया, कहाँ पर है? ओहो, मैंने सिर्फ अश्मील को कर दिया। चलो भाई, मैं दोबारा कर देता हूँ कोड शेयर आपको। सही है भाई, आ गया सबके पास? नहीं सर, नहीं आया। एवरीवन, अच्छा इन द वेटिंग। चलो अब बताओ भाई, अब आ गया? नो सर, नहीं आ यार रहा। ये क्या, अश्वील को स्टैंड हो जा रहा है, क्या चक्कर है ये? चलो अब बताओ, अब आ गया होगा आई थिंक। अब आया सर। यस सर, आ गया। चलो जी, अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब हम यहाँ पर एरे को यूज करेंगे। देखें जनाब, हमारी दूसरी एग्जांपल है क्या? दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एक एरे हम पहले से डिक्लेयर करेंगे, उसमें एलिमेंट भी पहले से डिक्लेयर करेंगे, यानी कुछ भी एलिमेंट। तो यहाँ पर एरे के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और उसकी टाइप डीवर्ड रख दी, और उसमें कुछ पहले से एलिमेंट प्रोवाइड कर दिए 10, 5, 7, 9, 11, 15, वॉट एवर। भाई ये 5 या 6 किस्म के हमने एलिमेंट जो है वो डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद जनाब मैसेज नंबर 1। अब इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सुन लो इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जनाब जो एलिमेंट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यूजर से सिर्फ एक इनपुट लेना है हमने, और वो यूजर वो इनपुट जो है वो तमाम वैल्यू से टेस्ट करेगा कि जनाब क्या ये वाली वैल्यू इस एग्जिस्टिंग एरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी सर्चिंग का प्रोग्राम है, इसमें से हमें एरे में से वैल्यू सर्च करनी है। तो जनाब मैसेज नंबर 1 बाइट, और इसके अंदर मैसेज हम लिख देते हैं द एलिमेंट ऑफ एरे आर। तो पहले हम एरे के एलिमेंट प्रिंट करवाएंगे, वो भी रन टाइम पे यूज़र को पता होने चाहिए, दिखने चाहिए कि भाई एरे के एलिमेंट क्या हैं। तो ये हमने प्रीवियस से भी प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरीके से एरे को यूज़र से भी इनपुट लेना है और किस तरीके से एरे को प्रिंट भी करवाना है। अगर एग्जिस्टिंग एरे इस तरह का है तो इस एरे को प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी, दोबारा से रिपीट हो जाएगी। इसमें जो जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं उनको गौर से सुनिएगा, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग भी जो भी है वो सब वाइवा में इंक्लूडेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चीज़ें पता होनी चाहिए, बस रिपीट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज नंबर 2 बाइट, और इसका हमने मैसेज ले लिया कि एंटर द एलिमेंट ऑफ सर्च इन द गिवन एरे।
कॉमा 0 मैसेज नंबर 3 बाइट। अब यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई सर्चिंग वैल्यू फाउंड, एक मैसेज ले लिया कि जनाब वो हमें बता दे कि जो यूज़र ने इनपुट लिया है क्या वो इस एरे में एग्जिस्ट करता है। और इसी तरीके से इसी वेरिएबल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कह देते हैं नॉट फाउंड मैसेज नंबर 4। ठीक है जनाब। तो अब क्या होगा, अब हमें सबसे पहले मैसेज नंबर, पहले ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। तो क्या करेंगे कि मैं मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज 1 कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद हमें क्या करना है कि अब इस एरे को पहले प्रिंट करवाने जा रहे हैं कि हमें हमारे पास ये एलिमेंट जो है वो प्रिंट होने चाहिए। तो इसको काम करने से पहले हम क्या करते हैं कि इन तमाम एरे का के जो एड्रेसेस हैं हर एलिमेंट के, यानी पहला एलिमेंट एरे को रीड करवाना है तो पहले एलिमेंट से करवाना है ना। तो आप क्या करते हो कि ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखते हो। कौन सा रजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मूव ESI का। सही है। इसके अंदर आप प्रोवाइड करते हो किसका, एरे का ऑफसेट ऑफ जो भी आपने एरे बनाया है। ठीक है। और उसके बाद एरे के एलिमेंट को काउंट करने के लिए जनाब कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल होना चाहिए, मूव ECX कॉमा लेंथ ऑफ जी ESI का मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें ESI रजिस्टर जो होता है आपके एरे के एलिमेंट के जो एड्रेसेस है ना उनको होल्ड करता है। आपके जो एलिमेंट रीड होंगे ना वो बेसिकली इसके अंदर जो हर एलिमेंट का एड्रेस आएगा ना उससे रीड होंगे। अभी यहाँ पर हमें पता भी चलेगा कि जनाब पहले एलिमेंट, क्योंकि पहली एड्रेशन में तो पहला एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है ना, उसके बाद इस एलिमेंट पे कैसे जाएंगे। तो हमें ESI में जो है वो बाइट क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। अब देखो ये बात आप लोग पहले से जानते हो, हमने डॉलर का सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किया था। डॉलर क्या काम करता है, वो माइनस करता है कि इन दो तमाम एलिमेंट्स के दरमियान कितने बाइट का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ देखकर कि 10 के बाद जो दूसरा एलिमेंट है 5 और 10 के दरमियान कितने बाइट का डिफरेंस है, सर 4। सही है ना। तो यहाँ पर यूज करेंगे टाइप लास्ट क्लास में बताया था कि जनाब टाइप क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ बाइट। ठीक है ना। तो अभी ESI की इंस्ट्रक्शन पे ये तो पहली इसने क्या किया कि एरे का जो पहला एलिमेंट है ना उसका एड्रेस अपने पास होल्ड कर लिया, क्योंकि एरे जो है वो पहले एलिमेंट से रीड होगा ना, तो जो पहला एलिमेंट का एड्रेस है वो इसके पास मौजूद है। लेंथ ऑफ हमने बता दी कि भाई एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो लेंथ ऑफ। आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला काम भी कर सकते हो, एरे के अंदर सिंबॉलिक कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो डॉलर का, इट्स अप टू यू, राइट। हमने लेंथ ऑफ का ऑपरेटर यूज कर लिया। लेंथ ऑफ के बाद अब देखें, क्योंकि ESI हमें आगे जाके तमाम एलिमेंट के एड्रेसेस क्या करने हैं, इसमें रीड करवाने ना, तो हमने पहले एलिमेंट का एड्रेस जो था उसको हमने यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन दे दी ESI। इसके बारे में भी आप सब लोग जानते हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था पुश इंस्ट्रक्शन कि जनाब जो वैल्यू है ये स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पर चले गई है। और इसी तरीके से काउंटर रजिस्टर को भी हमने पुश करवा लिया यहाँ पर मूव ECX। तो अब मुझे बताइए टॉप ऑफ द स्टैक कौन सी वैल्यू है, CX की वैल्यू या ESI की वैल्यू है,
ECX की वैल्यू। ECX की वैल्यू है, सही है। जो लास्ट वैल्यू जो पुश होती है वो टॉप ऑफ द स्टैक जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमने इन दो वैल्यू को क्या करवा लिया जनाब, गालिबन सेव करवा लिया स्टैक के अंदर। अब अगर आगे जाके इनमें वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो जनाब स्टैक में मौजूद है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे ESI की वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे पहले कौन सा पॉप करना पड़ेगा? ECX पहले पॉप करना पड़ेगा, देन उसके बाद ESI पॉप करना पड़ेगा। तो अब जहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस आगे जाके कैसे चेंज होती है ये आप देखिएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू को क्या करवा लिया, पुश करवा लिया। डिस्प्ले का एक लेवल हमने पहले से बना दिया कि भाई हमें यहाँ पर अपना एरे जो है वो डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग लूप इंस्ट्रक्शन, सही है ना। लूप घूमेगा 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 और हर आइट्रेशन पर एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। तो हमने यहाँ पर पहले डिस्प्ले का लेबल लगा लिया। उसके बाद प्रिंट करवानी है वैल्यू EAX में यहाँ पर ESI। अब जल्दी से मुझे कोई भी ये बता दे कि इस एड्रेसिंग मोड को क्या कहते हैं, ये किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है? क्या ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, क्या ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्या ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्या ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है? वाइवा को क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जी। रजिस्टर एड्रेसिंग नहीं, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, सही है। यहाँ पर इनडायरेक्टली यानी कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर एड्रेस आ रहा है और एड्रेस आके EAX में स्टोर हो रहा है, राइट। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कि ESI में एलिमेंट नहीं आ रहा, वैल्यू नहीं आ रही। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वो होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू हो, कोई रेफरेंस मौजूद ना हो। लेकिन इस टाइम जो ब्रैकेट में जो हम लोग ये वाला काम करते हैं, इसका मतलब होता है आप कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करवा रहे हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने ESI, अब देखो ESI क्या था, पहला एड्रेस, एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस जो है वो ESI के पास था। मोहम्मद इब्राहिम हमारी क्लास में कोई है भाई? CR साहब कुछ पता है? मुनीर फारूक तो है भाई, मोहम्मद इब्राहिम नहीं है, चले जाने दें उनको। तो भाई अब क्या हुआ कि हमने पहला एलिमेंट का एड्रेस EAX में स्टोर करवा दिया क्योंकि जनाब हमें प्रिंट करवाना है। तो अब अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी, कॉल राइट डेसिमल। अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसी तरीके से एलिमेंट प्रिंट हो कि भाई तमाम एलिमेंट के दरमियान आप चाहो तो एक लाइन का ब्रेक कर दो, तो आप कॉल CRF लिख दो। अगर आप चाहते हो कि हर एलिमेंट इसी तरीके से दिखे, बस कॉमा की जगह स्पेस आ जाए, तो आप मूव AL कॉमा यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर लिख दो कॉल राइट कैरेक्टर। अब क्या होगा, अब देखो यहां से लेकर इसका मतलब यह है कि पहला एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, EAX में स्टोर हो गया और EAX ने प्रिंट करवा दिया पहला एलिमेंट। अब हमें दूसरा एलिमेंट रीड करवाना है। अब पॉइंटर को यहां से लेकर यहां तक लेके जाना है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन को समझिएगा भाई। हमने कहा कि ऐड कर दो, ESI में कॉमा टाइप ऑफ एरे। मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि एरे के दरमियान, हर एलिमेंट के दरमियान अब कितनी बाइट का डिफरेंस है, 4 बाइट का। तो यहाँ पर टाइप क्या लेके आएगा, एरे की टाइप क्या है, डी वर्ड का मतलब होता है 4 बाइट। तो ये 4 बाइट, हर एलिमेंट के दरमियान 4 बाइट का डिस्टेंस ऐड कर देगा और ESI में यानी ऐड कर देगा। तो ESI यानी पहला इंस्ट्रक्शन के बाद 4 बाइट ऐड होने के बाद दूसरे एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि पॉइंटर को मूव करवाने की। अब अगर यहाँ पर बात होती कि वर्ड की, तो टाइप क्या उठा के लेके आता, इसकी टाइप की वैल्यू 4 के बजाय क्या थी, 2 बाइट आई। ठीक है ना। तो टाइप में हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइप खुद ही वैल्यू उठाता है।
ठीक है। अच्छा अच्छा, टाइप फिर से बता दें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लो, लेस देन अ मिनट रहेगा, ये यहीं से कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम।